आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। अक्सर कई तरह के देश में कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं। जब भी न्यायाधीश को हटाने की बात आती है, राष्ट्रपति पे अविश्वास, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की बात आती है, इन तमाम तरह के चीज़ों में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि संसद से विधेयक पास हुआ, कभी लिखता है साधारण बहुमत से, कभी लिखा जाता है विशेष बहुमत से। तो आज हमको ये समझना है कि सरकारें जो चलती है वो बहुमत से चलती है, और जो सरकार में जो कानून बनते हैं सदन के अंदर, चाहे वो कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या फिर आप किसी राज्य की विधानसभा की बात कर लीजिए, किसी भी सदन में जो बहुमत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के कार्य के लिए किस तरह का बहुमत होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर इस देश में कोई कानून बनाना हो, मान लेते हैं परिवहन के कार्यों को लेकर के, परिवहन के कार्यों को लेकर के अगर कोई कानून बनाना हो तो उसको बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए संसद से, क्या वैसा ही बहुमत चाहिए संविधान के किसी भाग में संशोधन करने के लिए भी? क्योंकि आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा कानून संविधान है, तो सबसे बड़े कानून में संशोधन और किसी उसके अंतर्गत बनने वाले छोटे से कानून को पास करने के लिए क्या दोनों में सेम तरह के बहुमत की आवश्यकता होगी? या फिर जो देश के सबसे पहले नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति महामहिम, उनके पद पे यदि महाभियोग लगाना हो, उन पर महाभियोग चलाना हो, तो क्या उनके लिए भी विशेष बहुमत की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की व्यवस्था है और किस तरह का उनके लिए बहुमत चाहिए होगा? तो इस तरह के तमाम बातों को समझने के लिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, जिसे हम लोग कहते हैं बहुमत का प्रकार। ये बहुमत का प्रकार है। किसी भी वन डे एग्जामिनेशन या किसी भी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और एक जनरल सिटीजन होने के नाते भी आपके पास ये ज्ञान होना ही चाहिए कि बहुमत जो सदन में अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में सुनते हैं, ये बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इसको लेकर के जो सबसे पहला प्रकार होता है और हम लोग सुनते भी हैं, वो होता है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, वो होता है सिंपल मेजॉरिटी, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत ये सबसे पहला प्रकार है बहुमत का, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का क्या अर्थ होता है समझ लीजिए। साधारण बहुमत जो होता है, देश के अंदर जो भी छोटे मोटे कानून बनते रहते हैं, देश की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को चलाए रखने के लिए, सुचारू रूप से ओके रखने के लिए छोटे मोटे कानून नियमित तौर पे बनते रहते हैं। इस कानून को बनाने के लिए संसद ही इस कानून को पास करता है। तो संसद से पास करने का अर्थ हुआ उसके संसद में, सदन में बहुमत को प्राप्त करना। ये हम संसद कह रहे हैं, यदि देश की बात हो, यदि राज्य की बात होगी तो फिर वो विधानसभा हो जाएगा। तो आप किसी भी सदन समझ लीजिए, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, या किसी राज्य का वो विधानसभा हो, सभी के लिए ये बातें उतनी ही लागू होंगे जितना कि संसद के लिए लागू होंगे। तो कोई भी किसी राज्य के लिए कानून बनाना हो या देश के लिए कानून बनाना हो, तो उस कानून को बनाने के लिए सदन में बहुमत की आवश्यकता होगी। सदन में हमें उस बहुमत से पास करना पड़ेगा उस विधेयक को। तो जो बहुमत होता है वो होता है साधारण बहुमत। देश के छोटे मोटे कानूनों को बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है वो होता है साधारण बहुमत। तो ये आपने इसका उपयोगिता जाना। अब बात है कि ये होता क्या है। ये होता है कि सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, सदन में ये जो भी सदन, हम बार बार कह दे रहे हैं, चाहे आप जो भी सदन इसको रीड करिए, चाहे वो लोकसभा का पढ़ लीजिए या वो राज्यसभा का पढ़ लीजिए या फिर वो विधानसभा के लिए पढ़ लीजिए। तो सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, ये हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने कहा उपस्थित, कुल सदस्य संख्या नहीं, उपस्थित जितने लोग आए हैं उस दिन सदन में उपस्थित लोगों का, जो सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत चाहिए। बहुमत का अर्थ सदस्यों का बहुमत। ये हो गया आपका सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी यानी मान लेते हैं कि उस दिन अगर सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या है 100, तो 100 का बटा 2 और +1। बहुमत का अर्थ होगा कि जितने लोग आए हैं उसमें बहुमत, तो आधे से एक ज़्यादा। अगर उस दिन सदन में 100 लोग उपस्थित हैं या 200 लोग उपस्थित हैं, तो 200 का आधा 100 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा उस दिन के बहुमत का आंकड़ा। साधारण बहुमत का आंकड़ा क्या होगा, एग्जैक्ट कितने लोग होंगे तो साधारण बहुमत हो जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस दिन सदन में कितने लोग उपस्थित हैं। और आप जानते हैं कि सदन की किसी कार्यवाही में सारे के सारे सदस्य उपस्थित ही हों, ऐसा कोई आवश्यक तो है नहीं, और ऐसी संभावना भी कम ही रहती है कि सारे के सारे सदस्य उपस्थित ही रहे। 300 साढ़े 300 अगर उपस्थित हो गए तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन इसको लेकर के एक बात और आता है, वो होता है कोरम। एक शब्द होता है कोरम, आप लोग सुने होंगे। कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए जितने न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, उस संख्या को हम लोग कोरम बोलते हैं।
चाहे वो किसी राज्य की विधानसभा हो, चाहे वो देश का लोकसभा हो। लोकसभा में कार्यवाही शुरू हो, बहस शुरू हो या प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कोरम की उपस्थिति होनी चाहिए। कोरम क्या होता है? वह न्यूनतम संख्या में सदस्य जिसके बिना सदन को चलाया नहीं जा सकता है। कितने लोग होते हैं ये कोरम में? तो जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, चाहे वो राज्य विधानसभा हो या वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें उपस्थित जो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसका 1/10, उसका 1/10 अगर लोग पुर जाएं तो उसके कोरम को चलाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी विधानसभा में सदस्यों की जो क्षमता है वो है 200 की, तो 200 का 1/10 निकाला जाए अगर, तो ये 20 हो जाएगा। अगर उसमें 20 से अधिक सदस्य आ जाएं तो उस विधानसभा की कार्यवाही को शुरू की जा सकती है। तो साधारण बहुमत आपने जाना कि सदन में जितने लोग उपस्थित होंगे, ये उपस्थित शब्द कोरम को इंक्लूड करके ही है। कोरम से कम होंगे तो कार्यवाही ही नहीं होगी। कोरम तो उपस्थित हो ही जाने चाहिए। कोरम के उपस्थित होने के बाद जितने कोरम पूरा होने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। फिर जितने लोग उपस्थित हैं सदस्यों का बहुमत उसमें से कर लेना, ये कहलाता है साधारण बहुमत। इसको लेकर के हमने आपसे बताया कि ये देश के जो छोटे मोटे कानून बनते रहते हैं, छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, सारे ही कानून महत्वपूर्ण ही होते हैं, तो उनके संचालन और उनके बनने के लिए ये बहुमत काम आता है। दूसरा आता है इफेक्टिव मेजोरिटी, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा आता है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है समझ लीजिए। प्रभावी बहुमत को लेकर के जो टर्म है, प्रभावी बहुमत में जैसे मान लेते हैं कि सदन की जो क्षमता है वो है 543, ठीक है, 543 सदस्य की क्षमता है, उसमें से उस समय कितने लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं उस पदों पर, जैसे 543 लोग हैं और इसमें से मान लेते हैं कि इसमें से 5 सीट रिक्त हैं, रिक्त रह गए, अनुपस्थित नहीं, समझिएगा थोड़ा ठीक से, 543 में से 5 अनुपस्थित नहीं, 5 रिक्त। अब रिक्त किन परिस्थितियों में हो सकते हैं सीट? जैसे मान लीजिए कि कोई सांसद थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और फिर उनका सिलेक्शन या उनके पार्टी ने यह निर्णय किया कि इन्हें किसी राज्य का सीएम का पोस्ट दिया जाए, जो वो वहाँ के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, वो सांसद जो हैं उस पद से वो इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में सांसद का एक सीट रिक्त रह गया, तो 543 अब वहाँ पे सीटों की संख्या नहीं रह गई, वो 542 ही अब काउंट होगा नहीं। तो एक परिस्थिति ये हो गई कि जब व्यक्ति का चयन इस प्रकार से होता है। दूसरी बात होता है कि यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए, सदस्य की मृत्यु हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उनका सीट खाली रह जाता है। तो जिस समय की बात होगी, जिस समय बहुमत की बात होगी, उस समय देश में कितने सीटें हैं जो कि इलेक्टेड हैं, यानी कि उस समय कितने सीटें हैं जो कि कार्यकारी की स्थिति में हैं, अनुपस्थित, ये उपस्थित वाला होगा कि कितने लोग आए हैं। और ये जो प्रभावी बहुमत होता है कि ये कितने सीटें अभी एक्टिव फॉर्म में हैं, जिन सीटों पे मान लो कि मेंबर की मृत्यु हो गई या मेंबर ने इस्तीफा दे दिया किसी भी कारण से, तो उनको घटा लेना है। मान लेते तो उसको रिक्त सीटें बोलते हैं। अगर 5 सीटें रिक्त रह गई तो आपके पास जो आंकड़ा आ गया वो आ गया 538 का, 538 अब आपके पास हो गया आंकड़ा। अब इसका बहुमत आपको करना है। इसका बहुमत कैसे होगा? बटा 2 + 1। तो ये हो गया आपका सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत था, साधारण बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है कि जो आपके पास ये है, जितने लोग रिक्त, कुल सदस्यों की संख्या में से रिक्त घटा लेंगे और फिर उसका मेजोरिटी हम लोग निकाल लेंगे। ये हो गया आपका प्रभावी बहुमत। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, प्रभावी बहुमत के बाद जो मेन रूप से आता है वो आता है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत को समझना बहुत ही विशेष बात है। विशेष बहुमत, जिसे हम लोग स्पेशल मेजोरिटी भी बोलते हैं। अब स्पेशल मेजोरिटी को लेकर के कोई परिभाषा नहीं दिया जा सकता है कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में भारत के संविधान में विशेष बहुमत के लिए अलग अलग स्थितियां बनाई गई है। जैसे कि एक अनुच्छेद है 249, अनुच्छेद 249, इसके मुताबिक है कि यदि आप जानते हैं कि 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अगर राज्य सूची के किसी विषय पर कोई कानून बनता है तो वैसी परिस्थिति में राज्यों का सलाह लेना जरूरी है, राज्यों का मशवरा लेना जरूरी है। और राज्यों की सलाह के लिए राज्यसभा में जाएगा वो बिल, जो भी विधेयक है वो राज्यसभा में जाएगा। और जब वो राज्यसभा में जाएगा तो अनुच्छेद 249 के मुताबिक है कि राज्यसभा उसे बहुमत से पास करेगा। और राज्यसभा जो बहुमत से पास करेगा
वो होगा विशेष बहुमत से पास करेगा। उसमें लिखा है कि राज्यसभा बहुमत से पास भी करेगा और उसे विशेष बहुमत से पास भी करेगा, विशेष बहुमत से पास करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा का विशेष बहुमत क्या हो जाता है कि राज्यसभा में, ये राज्यसभा के लिए ही है, राज्यसभा में जो उपस्थित लोग हैं उस दिन, जितने लोग उपस्थित हैं, उपस्थित एवं जो मत भी दे रहे हैं, यानी कि उपस्थित भी हैं और वोट दे रहे हैं, उपस्थित एवं मत देने वालों का, मत यानी वोट है ना, मत देने वालों का 2/3, जितने लोग उपस्थित हैं उस दिन राज्यसभा में और उसमें से जो मत देने वाले हैं उनका 2/3 अगर संख्या हो जाए, मान लेते हैं कि उस दिन अगर 60 लोग उपस्थित हैं तो 60 का 2/3 हो जाएगा, 60 गुने 2/3, और इसका इस प्रकार से आंकड़ा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। 2/3 का मेजोरिटी आपको चाहिए राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का। ये परिस्थिति नंबर 1 है आपका। जब अपने राज्य के विषय पे कानून बनाना हो तो आपको राज्यसभा से विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, और वो है कि उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 का मेजोरिटी आपको चाहिए। हमने क्यों कहा कि विशेष बहुमत का परिभाषा नहीं दिया जा सकता, ऐसे एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता? वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि अलग अलग मामलों में ये स्थितियां अलग अलग है। ये राज्य का मामला था तो इस प्रकार से है। अब ज़रा आप एक अनुच्छेद 368 के बारे में थोड़ा सा कल्पना कीजिए। अनुच्छेद 368, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान में संशोधन से। अब संविधान में जो संशोधन होगा तो उसके लिए फिर से बहुमत चाहिए। तो ये बहुमत 2 प्रकार से होते हैं, इसके लिए 2 तरह के बहुमत को बताया गया है, 2 प्रकार के बहुमत को बताया गया है। पहला तरीका है, 2 प्रकार के बहुमत को बताया गया है। पहला तरीका है कि जो कुल कैपेसिटी है सदन की, उसका मेजॉरिटी आपको चाहिए होगा, ठीक है। सदन की जो कुल क्षमता है, यहाँ पे लिखते हैं हम, कुल क्षमता का बहुमत, यानी कि सदन की क्षमता, सदन का जो बहुमत होता है, सदन का जो बहुमत का आंकड़ा होता है, लोकसभा के लिए अगर बात की जाए 543 का जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272, तो 272 प्लस कर देंगे तो फिर वो कुल क्षमता का बहुमत का आंकड़ा हो गया। तो एक तो ये चाहिए अनुच्छेद 368 के मुताबिक, और दूसरी बात जो दूसरा इसका सिस्टम है वो ये है कि इसमें आपको जितने लोग उपस्थित हैं उसका 2/3 मेजोरिटी भी आपको चाहिए। तो कुल क्षमता का बहुमत और उपस्थित लोग यहाँ पे सदस्य ही होंगे, होगा 2/3 मेजोरिटी अगर हो जाए तो फिर वो विशेष बहुमत, तो ये भी विशेष बहुमत का ही प्रकार है। लेकिन आप देखिए इसमें सिर्फ उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कुल क्षमता का बहुमत और फिर उपस्थित लोगों का 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए। फिर यदि इसके अगले कंडीशन की बात की जाए, यदि इसके अगले कंडीशन की बात की जाए फिर से, तो अगला कंडीशन आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यदि उनके पद से हटाना हो तो उसके लिए आप जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर 61 है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 61, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत जो विशेष बहुमत चाहिए होता है सदन में, तो उसके विशेष बहुमत का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि जो कुल सदन की क्षमता है, उस सदन की जो कुल सदस्य की जो क्षमता है उसका आपको 2/3 चाहिए, कुल क्षमता का 2/3 आपको चाहिए होगा। तो आप देख रहे हैं कि विशेष बहुमत राज्यसभा के इस मामले में, अनुच्छेद 249 के मामले में ऐसा है कि उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 होना चाहिए। 368 के मामलों में है कि 2 प्रकार से कुल क्षमता का बहुमत भी और फिर उपस्थित लोगों का 2/3 भी। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, महाभियोग चलाने के लिए कुल क्षमता का 2/3 आपको चाहिए होता है। इसके बाद अगर जीएसटी की बात की जाए तो जीएसटी पे फैसला लेने के लिए आप जानते हैं कि इसके लिए जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो सदन में, ये जीएसटी के मामलों पे फैसला लेने के लिए किसी सदन में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। जीएसटी के जो काउंसिल होते हैं वो काउंसिल में आपको स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो जीएसटी काउंसिल बना होता है जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री हैं और अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं, इन सभी और केंद्र शासित का भी वित्त मंत्री, तो इन सभी वित्त मंत्रियों के मिलने से जीएसटी काउंसिल बनता है और फिर उसका स्पेशल मेजोरिटी होता है। तो ये इसको सदन में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सदन की अगर बहुमत की बात की जाए तो 3 प्रकार से आपने देखा, साधारण बहुमत, सदन में उपस्थित सदस्यों का बहुमत, ठीक है, दूसरा है प्रभावी बहुमत कि जितने सीट रिक्त रह गए हैं उसको घटा दीजिए और फिर बहुमत निकाल दीजिए, और तीसरा आता है विशेष बहुमत जो कि अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग होता है।